वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इन्वेस्टर महाकुंभ 18 स्वदेश में। हमने इन्वेस्टर महाकुंभ आज लगा रखा है और यहाँ पर आपके निवेश से जुड़ी हर बारीकी पर हम फोकस कर रहे हैं और हर घंटे हमारे पास एक नई थीम है, एक नया मुद्दा है आपके निवेश और आपके निवेश पोर्टफोलियो से जुड़ा हुआ। और अब का जो हमारा इस घंटे जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है आपके फिक्स्ड इनकम निवेश को लेकर, क्योंकि जितनी भी चर्चा हो रही है उसमें एक शब्द निकल कर आ रहा है जोखिम। अब जोखिम की परिभाषा क्या है, जोखिम किस तरह के निवेश में कितना होता है और उन निवेशकों का क्या होगा जो कि जोखिम नहीं उठाना चाहते। अच्छा, जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं वो भी तो एक जोखिम है, तो इस पर हम बातचीत करेंगे। और साथ ही क्योंकि रिटायरमेंट को लेकर बहुत जागरूकता की ज़रूरत है और रिटायरमेंट को लेकर जब भी लोग सोचते हैं तो अक्सर काफ़ी देर हो जाती है, तो कैसे सही तरह के निवेश के विकल्प का चुनाव करें और इसमें भी एनपीएस कैसे बखूबी आपके काम आ सकता है, इस पर हम विस्तार से बात कर रहे हैं। मेरे साथ खास मेहमान स्टूडियो में जुड़ गए हैं महेंद्र कुमार जाजू, सीईओ फिक्स्ड इनकम मेरा एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर, हेमंत उस्तगी सीईओ वाइस इन्वेस्ट और राहुल भगत सीईओ डीएसपी पेंशन फंड मैनेजर्स। आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में। और फिक्स्ड इनकम से मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। लगातार आपसे जूम पर बात होती है, आज पहली बार सर यहाँ पर मेरे साथ स्टूडियो में है तो बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर। तो सर, क्या अहमियत होती है फिक्स्ड इनकम की पोर्टफोलियो में? जब मैं फिक्स्ड इनकम बोलती हूँ तो उसमें क्या कुछ आता है? देखिए कविता जी, फिक्स्ड इनकम का रेंज पूरा है, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट से शुरू होकर डेट म्यूचुअल फंड्स तक और इंडिविजुअल सिक्योरिटी। तो आपने पूछा कि फिक्स्ड इनकम की हमारे पोर्टफोलियो में अहमियत क्या है। हाँ। तो मैं आपको ले जाना चाहता हूँ हमारे पुराने ज़माने में जो भारत की एक छवि है, गाँव था। तो घर में आपको गाय और बैल दोनों चाहिए, क्योंकि गाय दूध देगी और बैल खेत जोतेगा। खेत नहीं जोतेगा तो खाना कहाँ से आएगा, और गाय नहीं होगी तो बच्चे के लिए दूध कहाँ से आएगा। तो एक किसी भी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में हर जो एसेट क्लास है, चाहे वो इक्विटी हो, फिक्स्ड इनकम हो, गोल्ड हो, प्रॉपर्टी हो, सबकी जगह है। हर इंडिविजुअल का रिस्क प्रोफाइल अलग अलग होता है, उसकी वेल्थ जो लेवल होती है वो अलग अलग होती है। तो उसके हिसाब से किसको कितना होना चाहिए, वो एक वेल्थ एडवाइज़र जो होते हैं उनका रोल होता है। वो बताएंगे कि किस प्रपोर्शन में उनको डिफरेंट एसेट क्लास को होना चाहिए। हम लोग फिक्स्ड इनकम के क्षेत्र में काम करते हैं, तो उसमें हम आपको बता सकते हैं कि फिक्स्ड इनकम में उनको इस माहौल में कैसे आगे अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक फिक्स्ड इनकम की अहमियत की बात है तो मैं फिर से वही एग्जांपल दूंगा कि आप गाय से खेत नहीं जोत सकते और बैल से आप दूध नहीं निकाल सकते, तो आपको हर तरह के मवेशी अपने घर में चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बात से आप भी सहमत होंगे। और आजकल तो लेकिन जैसे कि हमारे बाकी पैनल पे भी हम चर्चा कर रहे थे, जिस भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आप पैसे लगाइए सभी में मुनाफा हो रहा है और सभी आपको पोर्टफोलियो में ज़रूरी भी लग रहे हैं। फिक्स इनकम को भी लेकर यही माहौल है, लेकिन यहाँ पे उतना रुझान है जितना बाकियों में है नहीं। आई थिंक कविता, दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे आपने शुरू में बात की जोखिम की बात की। देखिए, दो तरह के जोखिम है हमारे इन्वेस्टमेंट में। एक ये कि हम अपनी जो मेहनत की कमाई का जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं, जिससे हमारे फ्यूचर की जो ड्रीम्स हैं वो जुड़े हुए हैं, हम नहीं चाहते कि वहाँ पे ऐसा रिस्क हो कि वहाँ मुझे कोई नुकसान हो। दूसरा रिस्क होता है इन्फ्लेशन का। यानी जब मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरा पैसा अगर इन्फ्लेशन से ज़्यादा, या जो बोलते हैं ना रियल रेट ऑफ रिटर्न, अगर वो नेगेटिव है तो मेरे पैसे की जो वैल्यू है वो कम हो रही है। मुझे लग रहा है मेरा पैसा नंबर में बढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअली मेरे पैसे की वैल्यू कम हो रही है। तो दोनों तरह के जोखिम है। तीसरा, जैसा आपने कहा कि जोखिम नहीं लेना भी जोखिम है, राइट। तो आई थिंक उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप दो तरीके से देख सकते हैं इसको। एक, कुछ पैसा ऐसा है जो मुझे रिस्क नहीं लेना। कहाँ पे रिस्क नहीं लेना मुझे? क्योंकि अगर वो मुझे पैसे की ज़रूरत है, मान लीजिए 2-3 साल के बाद पैसे की ज़रूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट गोल के लिए है, उसमें मैं इक्विटी में नहीं जा सकता हूँ, उसमें मैं हाइब्रिड में नहीं जा सकता हूँ। मुझे उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। दूसरा, लॉन्ग टर्म में जब मुझे पैसा बनाना है, मेरा रिटायरमेंट हो या बच्चों की पढ़ाई हो या मुझे घर लेना हो, वहाँ पे मुझे इंश्योर करना है कि अगर मुझे 10 साल लग रहे हैं, वो 15 साल लग रहे हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो उस पीरियड में मेरा जो पैसा बढ़े वो इन्फ्लेशन से ज़्यादा बढ़े। वो अगर आप नहीं करेंगे तो भी रिस्क है, क्योंकि आपने मेहनत की, 15 साल पैसा जमा किया, लेकिन जब वहां पहुंचे तो आपको पता चला कि पैसे में कमी आ गई। यहाँ पे अगर आपने रिस्क लिया शॉर्ट टर्म में, तो फिर आपको प्रॉब्लम ये है कि आप अपने कैपिटल को लूज करेंगे। तो ये दोनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और बिल्कुल सही है कि अगर आप अपने समय के हिसाब से, और रिस्क प्रोफाइल जो है ना, वो रिस्क प्रोफाइल के देखिए थंब रूल होते हैं। थंब रूल का प्रॉब्लम क्या है, वो आपकी पर्सनल सिचुएशन को ध्यान में नहीं रखते। तो इसलिए आपको अपना समय देखना है। समय से आपको पता चलेगा मुझे रिस्क ले सकते हैं कि नहीं। ओके, उसके बाद आप अपनी एसेट एलोकेशन कीजिए। तो जाहिर सी बात है, जो पैसे में मुझे सेफ्टी रखना है, और सेफ्टी रखने के साथ भी मुझे ऐसे ऑप्शन में देखना है जहां मुझे
थोड़ा बेहतर रिटर्न मिल सके विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन सेफ्टी ऑफ माई मनी। तो इसीलिए वो इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रेडिशनल ऑप्शन को देखें, आप म्यूचुअल फंड को देखें, तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं आपके पास, लेकिन ये आपको डिसाइड करना है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। होता क्या, मैं आपको बताता हूँ, मार्केट में पैसा लगा दिया, मार्केट गिर गई, वो पैसा उठा के डेट में डाल दिया। हाँ, ठीक है, यही और होता है ना, ठीक है, क्योंकि डर वहां पे बैठ जाता है एग्जैक्टली। उनका। अभी हमारे बैंकिंग सिस्टम को देखिए, आप देखिए कितना पैसा सेविंग बैंक में कितने सालों से पड़ा हुआ है, राइट। अगर वही पैसा कहीं और लगाया होता तो कितना ज्यादा रिटर्न मिलता। तो आई थिंक ये दोनों एस्पेक्ट को देखने की जरूरत है। सेफ्टी जरूरत है, लेकिन सेफ्टी का जो प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में उसको देख के फिर आपको इन्वेस्ट करना है। इसी कॉन्टेक्स्ट को राहुल अगर मैं आगे लेकर जाना चाहूँ, और रिटायरमेंट एक ऐसा लक्ष्य होता है जिसके बारे में अक्सर एक तो लोग देरी से सोचते हैं और उसके बाद उनको अपने पैसों में बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी होती है। जिक्र यहाँ पर एनपीएस का हो रहा है, एक ऐसा निवेश का विकल्प जो अब आपके लिए भी है और आपके बच्चों के लिए भी आप कर सकते हैं। तो इसमें कैसे आपके पास कंजर्वेटिव ऑप्शंस भी हैं, और कैसे अगर सही समय में आप निवेश कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कंजर्वेटिव अप्रोच ही अपनानी है, कुछ बताइए। एनपीएस लॉन्ग टर्म के लिए है। हाँ। तो आप रिस्क है इन्वेस्टमेंट्स में, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो रिस्क बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए मैं सभी व्यू से कहूँगा कि जो भी रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर रहे हैं उनके पास कितना ड्यूरेशन है, 5 साल है, 10 साल है, 15 साल है, 20 साल है, उस पैसा को ग्रो करने के लिए। अगर आपके पास 10 साल से ऊपर है तो आप इक्विटी के अंदर 50% तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और बाकी डेट के अंदर 50% रखिए। क्योंकि 10 साल के ऊपर अगर जो टाइम होराइजन है तो उसमें रिस्क इक्विटी का बहुत कम हो जाता है। 10 साल से कम है तो आई वुड से कि 25% इक्विटी से ज़्यादा ना रखें, बाकी 75% आप डेट में ही रखें। डेट में भी एनपीएस में 2 स्कीम है, एक है कॉर्पोरेट बॉन्ड स्कीम, दूसरा है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स बहुत सेफ है, बेसिकली आप गवर्नमेंट को ही पैसा लेंड कर रहे हैं एक तरीके से, और गवर्नमेंट उसमें आपको गारंटेड रिटर्न देती है। उसमें रिस्क है लेकिन कम है, कॉर्पोरेट बॉन्ड में फिर भी थोड़ा ज़्यादा रिस्क होता है। सो डिपेंडिंग आपके ड्यूरेशन क्या है उसके हिसाब से आप इक्विटी और डेट का पोर्टफोलियो चूज कर सकते हैं। जिन लोगों के पास टाइम नहीं है देखने के लिए, मार्केट को समझने के लिए, वो ऑटो चॉइस में जा सकते हैं। जो लोग समझते हैं थोड़ा थोड़ा मार्केट, वो एक्टिव चॉइस ले सकते हैं। एक्टिव में बेसिकली मैं अपना एसेट एलोकेशन खुद चूज करता हूँ कि 50% इक्विटी में डालना है, मुझे 25% जीसेक फंड में डालना है और बाकी का 25% कॉर्पोरेट बॉन्ड। तो आप ऐसे चूज कर सकते हैं। जो लोग नहीं चूज कर सकते वो ऑटो में जाएं। ऑटो में भी आपके पास 3 ऑप्शन है, कंजर्वेटिव, मॉडरेट और एग्रेसिव। डिपेंडिंग आपके पास कितना ड्यूरेशन है, आप एग्रेसिव में जाएं, अगर ज़्यादा ड्यूरेशन है, कम है, तो मॉडरेट या कंजर्वेटिव में चले जाएं। बिल्कुल। थोड़ा सा फिक्स्ड इनकम की चाल को हम समझना चाहते हैं, जो फिलहाल सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक बात होती है कि लोगों को बता दीजिए कि कंजर्वेटिव निवेशक हैं, आप बहुत जोखिम नहीं लेना चाहते हैं तो ये निवेश के विकल्प हैं, आप इसमें निवेश कर दो। एक ही तरीका होता है कि आप उन्हें समझाएं कि कहाँ कैसे आपकी कमाई पर प्रभाव पड़ता है, और जिन फिक्स्ड इनकम की हम बात कर रहे हैं उनमें भी स्पेसिफिक तरह के जोखिम हैं जो जुड़े हुए हैं। तो एक तो वो किस तरह के जोखिम है और इनकी चाल कैसे बदलती है, किन किन फैक्टर्स की वजह से बदलती है। जो फिक्स्ड इनकम है उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है वो आज के ज़माने में सेंट्रल बैंक्स जो है, जैसे हमारे यहाँ रिजर्व बैंक है, यूएस में फेडरल रिजर्व है, वो डिसाइड करते हैं कि इंटरेस्ट रेट किस लेवल पे होना चाहिए। और वो जनरली आपकी इकोनॉमी किस गति से बढ़ रही है, इन्फ्लेशन कहाँ पर है, क्रेडिट डिमांड कैसा है, हमारी करेंसी की क्या सिचुएशन है। आजकल सारे जो देश है वो एक इंटरलिंक्ड है, तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स या जो आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स है इंडस्ट्री में, वो किस तरह से कैपिटल अकाउंट पे फ्लो आ रहा है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए सेंट्रल बैंक्स एक अपना डायरेक्शन सेट करते हैं कि उनकी पॉलिसी रेट कहाँ होनी चाहिए, और जो रेस्ट ऑफ द मार्केट है वो उसके बेसिस पे अपना एक प्राइसिंग तय करता है कि आपको हाउसिंग लोन क्या रेट पे मिलेगा या आपको गाड़ी के लिए लोन क्या रेट पे मिलेगा। अब एक जो ट्रेंड हमने लास्ट 10-15 साल में देखा है, स्पेशली आफ्टर दी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, कि इंटरेस्ट रेट्स जो सेंट्रल बैंक्स तय कर रहे हैं वो शायद इन्फ्लेशन को कॉम्पनसेट नहीं कर पा रहे हैं, और स्पेशली इन द इमर्जिंग मार्केट्स जहाँ पर इन्फ्लेशन एक हाई लेवल पे मोर और लेस बना रहता है, लेकिन इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, इकोनॉमी की गति को तेज करने के लिए शायद इंटरेस्ट रेट जो फेयर लेवल है, वो जिसको हम रियल रेट बोलते हैं, उसको बार बार वो लोग वो बैंड चेंज करते रहते हैं। तो एक जो फिक्स्ड इनकम में चैलेंज लोगों को बार बार आया कि जो इन्फ्लेशन है उसको शायद एडिक्वेटली कॉम्पनसेट फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स नहीं कर पा रहे। वहाँ पर मैं बोलूँगा कि जो डेट म्यूचुअल फंड्स हैं वो शायद स्टेप इन कर रहे हैं,
या जो पेंशन स्कीम्स है फॉर एग्जांपल, क्योंकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो मार्केट लिंक्ड होता है। हाँ हाँ। और आप यदि देखिए इक्विटीज़ क्यों पॉपुलर है, क्योंकि इक्विटी एक ऑप्शन है जो इन्फ्लेशन को बीट करता है। अब इक्विटी मार्क टू मार्केट है, क्योंकि यदि कंपनी अच्छा करेगी, इकोनॉमी अच्छा करेगी तो मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं तो नीचे आएगा। सो किसी भी इन्वेस्टर को यदि उसको इन्फ्लेशन को बीट करना है तो उसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है मार्केट लिंक प्रोडक्ट में जाने का। अब मार्केट लिंक प्रोडक्ट जैसे हमारे डेट म्यूचुअल फंड है या पेंशन फंड्स है, उसमें लोगों को कहाँ पर एक चिंता आती है कि कोई भी प्रोडक्ट मार्केट लिंक्ड होगा तो नेचुरली उसमें मार्केट रिलेटेड वॉलेटिलिटी आएगी। तो होगा, हाँ। तो फिक्स्ड इनकम में जब लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उनका जो प्राइमरी इमोशन होता है वो सेफ्टी का होता है, और सेफ्टी का जो मिरर इमेज होता है वो फेयर होता है। तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी के फेयर से मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों ने इस ऑप्शंस का एडवांटेज पूरी तरीके से नहीं लिया। बिकॉज आप लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड देखो तो डेट म्यूचुअल फंड्स हैव आउट परफॉर्म्ड, उन्होंने बाकी जो भी ऑप्शन है उससे बेहतर किया। लेकिन ये चीज़ समझाने में हम बहुत चेष्टा करते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल होती है। मुझे लगता है कि हर युग में, हर फेज में हमने जनरेशनल चेंज देखा, और जनरेशन चेंज के साथ हैबिट्स एंड जो भी लोगों का एक तरीका होता है वो बदलता है। तो अब जो हमारे देश में नई जनरेशन आ रही है, फिनटेक वाले लोग आ रहे हैं, जो एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है, और डिफरेंट फॉर्मेट में, मतलब एक हमारा एमफी है जो कि म्यूचुअल फंड्स को प्रमोट करता है, गवर्नमेंट आरबीआई से भी सारे कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को प्रमोट करने की चेष्टा कर रहे हैं, पेंशन फंड्स है, मल्टीपल। आज के 10 साल पहले आपको खाली गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड ईपीएफओ में पैसा डालना है। तो ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं, और जो हमारी नई जनरेशन आ रही है, और जो हमारी जनरेशन के लोग हैं जो कि दिन प्रतिदिन टेक सेवी होते जा रहे हैं, मुझे लगता है एक जनरेशनल चेंज आएगा जब लोग इसको अडॉप्ट करेंगे। बिल्कुल, आपके पास मैं आऊँगी, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें निर्भर होती हैं कि आप किस तरह के निवेशक हैं, आपने किस तरह की गोल प्लानिंग कर रखी है। तो छोटी अवधि, मध्यम अवधि, लंबी अवधि, इनके लिहाज से अगर मुझे समझना हो तो कब कब फिक्स्ड इनकम का इस्तेमाल आपको करना चाहिए? और एक और अहम चीज़, जब आप अपने लक्ष्य के पड़ाव के एकदम नज़दीक आ गए हैं। आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है कविता। मुझे लगता है चाहे आपका गोल शॉर्ट टर्म हो, चाहे आपका मीडियम टर्म हो, चाहे आपका लॉन्ग टर्म हो, तीनों में ही मुझे लगता है डेट की अहमियत है। उसका जो प्रोपोर्शन है वो बदल जाएगा। जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर हम शॉर्ट टर्म गोल की बात कर रहे हैं, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि कुछ समय के बाद मुझे पैसे की ज़रूरत है किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए या किसी ऑब्जेक्टिव के लिए, तो मैं नहीं चाहूँगा कि उसमें मैं कोई रिस्क लूँ। तो ऑब्वियसली वो मेरा पैसा जो है मैं वो डेट में लगाऊंगा, मैं उसमें इक्विटी का कोई भी रिस्क नहीं लूँगा। मीडियम टर्म में जब जाऊँगा तो मुझे दोनों चाहिए, मुझे कैपिटल सेफ्टी भी चाहिए। मतलब वो आप डिफाइन कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म को आप मान लीजिए बोलेंगे 1 या 2-3 साल आप देख सकते हैं, शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में आप 3 से 5 साल देख रहे हो, लॉन्ग टर्म में 5-7 साल, उससे लंबा टाइम देख रहे हो। मीडियम टर्म में मुझे दोनों चाहिए, मुझे ग्रोथ भी चाहिए, मुझे डेट भी चाहिए, मतलब सेफ्टी भी चाहिए। सेफ्टी कहाँ से आएगी? मेरे को डेट से आएगी। और ग्रोथ मुझे कहाँ से मिलेगी? इक्विटी से। तीसरा मेरा गोल है, मान लीजिए रिटायरमेंट का 20-25 साल दूर है, या मुझे बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा देना है, तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरा 100% पैसा आपको वहाँ पे भी इक्विटी में लगाना है। आप चाहें तो कुछ पैसा वहाँ लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे प्रोपोर्शन जो है वो इक्विटी का ज़्यादा होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारा एक टाइम होराइजन रहता है कि मुझे 5 साल के बाद पैसे की ज़रूरत है, और मान लीजिए मैंने किसी हाइब्रिड फंड में लगाया जो मुझे इक्विटी और डेट के अंदर एक्सपोजर दे रहा है। जब मैं उसके नज़दीक पहुंचूं 5 साल के, तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने जो भी गेन्स बनाए हैं उसको मैं प्रोटेक्ट करूं, पहली बात। दूसरी बात, अगर मुझे 5 साल कंप्लीट करने के इमीडिएटली बाद मुझे पैसा चाहिए और मेरे पास टाइम होराइजन की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहूँगा। तो फिर क्या होगा? इवन रिटायरमेंट की बात करें अगर हम, रिटायरमेंट क्या होगा? मान लीजिए 20 साल पहले मैंने अपना कॉर्पस एक्यूमुलेट किया, 20 साल कंप्लीट होने के बाद जब 19 साल हो गए, 1 साल बचा है बाकी, तो मैं धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करूंगा, डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाऊंगा। मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि पहला मेरा ऑब्जेक्टिव था ग्रोथ का, वो मैंने अचीव कर लिया। अब रिटायरमेंट के बाद मुझे उसको इनकम ओरिएंटेड बनाना है। हो सकता है मुझे वहाँ से इनकम की ज़रूरत हो। अब वो डेट कैसे होगा? उसके 2 तरीके हैं। एक तो आप प्योर डेट में जा सकते हो, या फिर आप हाइब्रिड में जा सकते हो। हाइब्रिड जो ऐसे भी है कि डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड है, जहाँ पे डेट के अंदर पैसा ज़्यादा है, इक्विटी में कम है। और फिर ऐसे भी हाइब्रिड फंड है जहाँ पे इक्विटी में ज़्यादा है। कैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, कितना आपके पास समय है, क्या ऑब्जेक्टिव है, कितनी इनकम आपको जनरेट करनी है, उस हिसाब से आपका पोर्टफोलियो बनेगा। तो चाहे
आपका शॉर्ट टर्म गोल हो, चाहे आपका मीडियम टर्म गोल हो, चाहे लॉन्ग टर्म गोल हो, तीनों में ही डेट की ज़रूरत है। ओके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डेट में आप कौन सी ऑप्शन देख रहे हो। हाँ, राइट, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि कैसे इवॉल्व हुआ है डेट, मार्केट लिंक प्रोडक्ट है, और ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे देश में इन्वेस्टर्स ने उसमें उस तरीके से इन्वेस्ट नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली वो जो टैक्स बेनिफिट जब चले गए तो जो जिन लोगों को जो टैक्स एफिशिएंसी के लिए इन्वेस्ट करते थे उन्होंने भी कम कर दिया, और जो रिटेल थे उन्होंने बहुत ज़्यादा कभी डेट में पैसा लगाया नहीं। बट आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसी ऑप्शन में पैसा लगाएं जहाँ पे आपको विद इन डेट, विदाउट कंप्रोमाइजिंग मच ऑन सेफ्टी, आपको अच्छा रिटर्न मिल सके। जब आप एनपीएस की बात करते हैं तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि आपने शुरुआत में गिनाए, कैसे रिटायरमेंट के नज़दीक आप आ रहे होंगे तो इनमें बदलाव करना चाहिए, और एक बार आप 60 पहुँच जाएं उसके बाद क्या प्रावधान होगा रेगुलर इनकम का, और वो कहाँ से आपको मिलेगी? करेक्ट। अगेन रेगुलेटर ने जब एनपीएस प्रोडक्ट डिज़ाइन किया तो उसमें जो ऑटो चॉइस की हम पहले बात कर रहे थे, उसके अंदर जैसे ही आप 35 के हो जाते हैं, 35 से इक्विटी में अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो अपने आप कम हो के टेपरिंग हो के आपका पैसा ज़्यादा डेट की तरफ चला जाता है। एवरी ईयर द एसेट एलोकेशन चेंजेस और आपका पैसा मूव होता रहता है। तो वो ऑटो एलोकेशन ने, रेगुलेटरी बॉडी ने डिज़ाइन किया है प्रोडक्ट को। आप एक्टिव चॉइस में हैं तो आपका पैसा जिस तरह से आपने रखा है वैसा ही रहता है। जैसे बताया कि जब हम रिटायरमेंट के पास हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो एलोकेशन है अगर वो इक्विटी की तरफ बहुत हाई है तो उसको हम धीरे धीरे हमारे जो रिटर्न्स है उसको लॉक कर लें, क्योंकि अब रिटायरमेंट होने वाली है, हम इतना ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। तो रिटायरमेंट से आई थिंक 3 या 4 साल पहले आपको उस बात का ध्यान रखना और आपको इक्विटी से टेपरिंग कम करते करते डेट की तरफ धीरे धीरे मूव होना शुरू कर देना चाहिए। ये एनपीएस में आप कर सकते हैं? ये एनपीएस में आप कर सकते हैं, क्योंकि एक्टिव चॉइस में आप खुद कर सकते हैं, ऑटो चॉइस में ऑटोमेटिक होता है। प्रोडक्ट डिजाइंड ही है इस तरीके से, उसको लाइफ साइकिल फंड बोलते हैं हम लोग। जब आप रिटायर होते हैं तो अब आपको एनुटी खरीदनी है, बिकॉज आपने रिटायरमेंट पेंशन फंड में एनपीएस में इन्वेस्ट ही क्यों किया था, क्योंकि आपको रिटायरमेंट के लिए एक लाइफ टाइम इनकम चाहिए। तो मैं एनुटीज को फिक्स डिपॉजिट फॉर लाइफ बोलता हूँ। बहुत से लोग इस बात को कंपेयर करते हैं कि फिक्स डिपॉजिट के रेट बहुत ज़्यादा है, अभी एनुटी के रेट थोड़े उससे कम है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट का एक ड्यूरेशन है, वो रिटर्न आपको जो मिलेगी वो 3 साल या 5 साल के लिए मिलता है। उसके बाद से जो री इन्वेस्टमेंट रिस्क होता है, आप 5 साल बाद जब आप कराने जाएंगे तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे और आपको उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा कम मिलेगा। पर अगर आप एनुटी लेते हैं तो एनुटी में जो रेट है वो लॉक हो जाता है फॉर लाइफ टाइम। If you take annuity at 65 or 70 and if I left in 90, the insurance company or the annuity service provider आपको गारंटी करता है कि वो रेट आपको 20 साल तक सेम मिले। उसमें यह भी प्रावधान है कि आपकी डेथ के बाद आपकी स्पाउस को भी मिले, और जो बैलेंस पैसा है आप वो बच्चों के लिए छोड़ सकते हैं। सो ये बहुत सारे प्रावधान हैं एनपीएस स्कीम में कि आप कैसे उसको रिस्क फ्री बना ले। आपने हालांकि आपने इक्विटी रिटर्न कमाया है, लेकिन उसको लॉक कर लें। लॉक करने के बाद फिर आप एनुटी लें और एनुटी से आपको रेगुलर इनकम आती रहेगी। चलिए, तो कोई भी ऐसा निवेश का विकल्प नहीं है जिससे आप बचना चाहें या जिसको छोड़ देना चाहें। मुद्दे की बात यहाँ पर यह है, समझने की बात यहाँ पर यह है कि आपको उस निवेश विकल्प में किस मकसद के साथ रहना है, कितनी अवधि के लिए रहना है और आप कितना जोखिम उठा सकते हैं। पूरी चर्चा का लबोलुबाब यहीं पर आकर निकलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का इस खास चर्चा में शिरकत की, दर्शकों का मार्गदर्शन किया। हम एक ब्रेक